लंबा चैप्टर, इसको समझने में टाइम लगता है। आपने कुछ सुना है क्योटो और पेरिस के बारे में? हैव यू हर्ड एनीथिंग रिगार्डिंग क्योटो एंड पेरिस? और इम्प्रूव करिए आकाश, एटलीस्ट 40 सही होने चाहिए, 40-45। कहाँ पे समझ में आपको नहीं आ रहा है वो यूनिट देखिए, उस पर मेहनत करिए। इट्स अबाउट ग्रीन हाउस गैसेज, आज यूट्यूब में सुना। ओके, सो ये क्योटो है कहाँ, समझते हैं क्या है, पर पहले बताइए क्योटो है कहाँ? जापान, वेरी नाइस। सो क्योटो पेरिस में, वाह, नहीं क्योटो जापान में है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, देखिए प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं, हमने मॉन्ट्रियल पढ़ा है, राइट, हमने वियना कन्वेंशन पढ़ा है। तो एक है कन्वेंशन, एक है प्रोटोकॉल, है ना। प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज होती है जो कि कंपल्सरी है, दैट इज मैंडेटरी। अगर प्रोटोकॉल पास किया है तो उसका पालन करना जरूरी हो जाता है। कन्वेंशन एक प्रकार की, इट्स अ ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला काइंड ऑफ थिंग, ये एक मीटिंग टाइप इसको ले सकते हैं। कन्वेंशन इज डिफरेंट, लिस्ट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, क्यों आया, कैसे आया, ये हम सब देखेंगे। और इसमें क्या क्या होता है आपको, एक क्लास जो हमारी अभी मिस हुई है जिसमें हम अर्थ समिट को डिटेल में पढ़ेंगे। बट मैंने आपको अर्थ समिट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था जब हमने सीबीडी पढ़ा था, रिमेम्बर? सीबीडी, नगोया, याद है? सब भूल गए? कार्टेजिना। तो आपको ये याद है कि अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट? यस, कब हुआ था अर्थ समिट? I told you a little bit introduction about it. (1992) हाँ, फिर उसके बाद इसको थ्री सिस्टर समिट भी बोलते हैं। 2002 एंड 2012 दो अर्थ समिट और हुए थे। तो इस अर्थ समिट के कितने क्या रिजल्ट्स थे? डू यू रिमेम्बर समथिंग? आई टोल्ड यू देयर आर रिजल्ट्स, लाइक फ्यू आर बाइंडिंग और कुछ ऐसे थे बाध्य थे, कुछ बाध्य नहीं थे। याद है आपको? जो बाध्य नहीं थे उनको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? Anyone remember? I name them as रफू। की कोई दिक्कत नहीं, अगर याद नहीं है तो हम इसकी क्लास करेंगे अभी, बट मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था आपको सीबीडी में, है ना, कि रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ये इसके कुछ ऐसे थे जो कि नॉन लीगल बाइंडिंग थे। इसके अलावा यूएनएफसीसी, सीबीडी, यूएनसीसीडी भी इसके लीगल बाइंडिंग थे जो कि सबको मानना था। अब देखो, अर्थ समिट का एक मेजर जो रिजल्ट था वो था यूएनएफसीसी। क्या है ये? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएफसीसी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। ये किस लिए आया था? ये आया था ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। यूएनएफसीसी एक कन्वेंशन था, जैसे नाम में लिखा है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये प्रोटोकॉल नहीं है, इसको लॉन्च किया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थ समिट, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको हम कम कर सकें। एज अ रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, राइट। अब जब भी कोई कन्वेंशन होता है, उसकी पार्टीज दे कीप ऑन मीटिंग। जैसे मान लीजिए मैंने आज एक कन्वेंशन, एक मीटिंग रखी, अब हर साल जो भी उसके सदस्य हैं वो अलग अलग जगह मिलेंगे, कुछ डिसाइड करेंगे, कुछ देखेंगे कि पुराना जो डिसाइड किया था वो कैसा है, क्या है, ये सारी चीजें चलती हैं, राइट। और एक बॉडी बनाई जाती है, बॉडी जिसका नाम है कॉप। कॉप का मतलब क्या है? कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। हिंदी मीडियम से है, हमारा बेस हिंदी है, इंग्लिश में बेटा मैं इंग्लिश में कहाँ समझा रही हूँ? मैं क्या इंग्लिश में समझा रही हूँ आप लोगों को? एनीवन? जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मैं क्या इंग्लिश में समझा रही हूँ? मैं हिंदी में तो समझा रही हूँ, मैंने इंग्लिश का भी यूज करी। अब मैं क्योटो, यूएनएफसीसी, ये तो बेटा अंग्रेजी में यूज करेंगे ना। हम कॉप को तो कॉप ही बोलेंगे ना, इसको हिंदी में आप कॉप ही बोलोगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी।
ये बायलिंगुअल है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी शब्द आएंगे, आपको समझना चाहिए, राइट। यूएनएफसीसी को मैं यूएनएफसीसी बोलूंगी, क्योटो अंग्रेजी है तो क्योटो का तो नाम क्योटो है, इंडिया तो इंडिया ही बोलोगे ना, हिंदी और इंग्लिश में। ऐसे मन से अपना ये मेंटल ब्लॉक हटाओ, समझने की कोशिश करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। शब्दों के कारण अगर नहीं समझ पाओगे, तो अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं आपको ऐसे समझाऊं, यूएनएफसीसी इसका इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र, क्या मैं ऐसे बोलूं, इतना मोस्ट क्लासेस मैं हिंदी में इंग्लिश में नहीं समझाती हूँ, बिल्कुल गलत बात है। इतना मुझे भी कॉन्फिडेंस है अपने आप पर, मैं हिंदी में ही समझाती हूँ। ये कुछ शब्द हैं, अब मैं संयुक्त राष्ट्र थोड़ी बार बार बोलूंगी, मैं यूनाइटेड नेशंस ही बोलूंगी ना, कॉमन लैंग्वेज में हम यूएन ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सो यूएनएफसीसी जो कन्वेंशन हुआ है ना, अब उसकी जो पार्टीज हैं जिनको हमने कॉप बोला, कॉप क्या है, एक ऐसा सदस्य, एक बॉडी बना दी है जो कि जनरली डिसीजंस लेती है और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी करती है। अभी जो कॉप है, जो सदस्य है इस कॉप के, ये हर साल अलग अलग जगह मिलते हैं, ठीक है। कभी क्योटो में मिल लिए, कभी पेरिस में, कभी बर्लिन में, कभी बाली में, कभी कनकन में। तो जिस देश में मिल रहे हैं, जिस शहर में मिल रहे हैं, उस शहर के नाम से इनका नाम पड़ जाता है ना, आ रहा है समझ में, उस शहर के नाम से इनका नामकरण हो जाता है कि भैया तुम क्योटो समिट हो, तुम पेरिस समिट हो, तुम बाली समिट हो, तुम कनकन समिट हो, है ना, आ रहा है समझ में। तो जब यूएनएफसीसी आया 1992 में और 1994 में ये लागू हो गया था, इसके बाद 95, 96 करके ऐसे 2 जगह ये मिले थे। फाइनली जब ये 1997 में कॉप मिल रही थी, तो ये क्योटो में मिल रही थी। कहाँ मिल रही थी? क्योटो में। और वहां पे कुछ ऐसा ऐतिहासिक हुआ, अब पहले भी मिले थे, अब ऐसा होता है ना, अगर आप किसी को मिल रहे हो और किसी जगह जिस दिन बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है आपने अपनी जिंदगी का, वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। जैसे बोलते हैं हाँ मेरे लिए दिल्ली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो कैफे बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे मैंने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया था, वहां पे हम दोनों ने एक दूसरे को हाँ बोली थी, वहां पे उन्होंने मुझे प्रपोज किया था। ऐसी चीजें याद रहती है कि हर कैफे याद रहता है? नहीं ना, कुछ सिग्निफिकेंट हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट हुआ था क्योटो में, यूएनएफसीसी ने एक प्रोटोकॉल पास कर दिया था जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। और ये क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए था? ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए। और प्रोटोकॉल था मतलब बाध्य था। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऐसे बोलते थे, हम क्या बोलते थे? कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3। जैसे अभी आप सुनते होगे न्यूज में कॉप 28, कॉप 27 सुनते हो, हाल में कॉप 27 हुई, कॉप 28 हुई। तो ये यही है तब से सिलसिला शुरू हुआ है 90s से। और अभी जो आप करंट अफेयर में पढ़ते हो, इजिप्ट में हुई कॉप 28, अभी नेक्स्ट कॉप होगी दुबई में, है ना। ये वही कॉप का सिलसिला है। तो ये जब तीसरी बार मिल रहे थे, तीसरी बार ये मिले थे क्योटो में, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया क्योटो प्रोटोकॉल। ये थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी और यहाँ पे ये क्योटो प्रोटोकॉल साइन हो गया था। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ? ये हुई थी 1997 में, ठीक है। हाँ, कॉप कॉप 1 बर्लिन में हुई थी, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉप 3 क्योटो में हुई थी 1997 में। बट ये लागू हुआ 2005 में। जैसे हमने भी कुछ पुरानी क्लासेस में पढ़ा है ना कि कोई भी प्रोटोकॉल साइन, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ, लागू हुआ 89 में, राइट। अभी हमने पढ़ा यूएनएफसीसी 1992 में आया, 1993-94 में लागू हुआ, है ना। दैट्स व्हाई दिस प्रोटोकॉल आल्सो टुक मेनी इयर्स, काफी सारे साल लगे। क्यों? क्योंकि वही बात है, जितनी भी पार्टीज ने इसको साइन किया था, हाँ बोला था, उनको अपने घर जाके इसको रैटिफाई भी करना था, कुछ परसेंटेज ऑफ पार्टी को। तो ये पूरा रैटिफिकेशन का प्रोसेस, मतलब उसको अपने जो डोमेस्टिक लॉ है, जो अपने खुद के देश में जो उनके यहाँ नियम कानून लॉ है, उसमें इसको इम्प्लीमेंट करना था। तो ये टाइम लगा, है ना। 2005 में ये लागू हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें यूएसए शामिल नहीं है ना, यूएसए ने कभी इसको साइन नहीं किया। 192 मेजर कंट्रीज इसमें हिस्सा हैं। कनाडा था, कनाडा फिर हट गया बाद में। तो मोटी मोटी एक बात, ये क्यों आया?
ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने, राइट? ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने, ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इनसे ग्लोबल वार्मिंग होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, क्लाइमेट चेंज होता है। अब ग्रीन हाउस गैसेस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से वन लाइनर प्रश्न आ चुके हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कौन सा कॉप था, एक क्वेश्चन, कौन सा कॉप था क्योटो प्रोटोकॉल, तीसरा, कौन से ईयर में आया, बताइए कौन से ईयर में आया, 1997, ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। कब लागू हुआ, प्रभाव में कब आया, इफेक्ट में कब आया, 2005 में, ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है। क्या काम है क्योटो प्रोटोकॉल का, क्यों लेकर आए इसको, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, उत्सर्जन कम करने के लिए। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बातें हमारी क्लियर हैं। एक और क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कौन सी ग्रीन हाउस गैस और कितनी ग्रीन हाउस गैस, तो कितनी ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, 6, ठीक है, 6 ग्रीन हाउस गैस है जिसमें हमको कम करना है। ये कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, निट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये आपको नाम याद रखते हैं क्योंकि नाम पूछे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये तो है ही दो कॉमन, निट्रस ऑक्साइड, आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, निट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, इसके बारे में मैंने शायद डिस्कस भी किया था, SF6, इसका सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, याद है आपको, हमने बताया था ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में। हाँ, तो ये 6 के 6 ग्रीन हाउस गैसेस क्योटो प्रोटोकॉल के तहत देशों को कम करना है। आया समझ में? अगला प्रश्न, कितना कम करना है, तो इसमें एक कमिटमेंट पीरियड है, ठीक है, कितना कम करना है, अलग अलग, पहले इनको कम करना है अराउंड, अच्छा ये मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछ रहा है, ठीक है, जैसे लड़कियों से मैं बोलती हूँ, आप जब नए घर जाओगे या जाते हो या हो अभी, है ना, नई नई शादी हुई है, तो आपसे कोई पूछेगा आपको क्या क्या आता है बनाने में, तो आप क्या बोलोगे, आप शुरुआत में बोल दोगे क्या पास्ता, नूडल्स, चाइनीज, मंचूरियन, केक, बिरयानी, हाँ, कभी इतिहास में ऐसा हुआ है? अगर आप बोल रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो शुरुआत में तो ये बोलोगे ना, दाल चावल आता है, थोड़ा बहुत दाल चढ़ा लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, वो भी टेढ़ी मेढ़ी, खिचड़ी चढ़ा लेते हैं, मैगी बना लेते हैं, है ना, बस इससे ज्यादा नहीं बोलना। तो शुरुआत में उम्मीदें कम रखनी चाहिए कि एकदम बढ़ा देनी चाहिए कि भैया बोलें कि अब तो तुम ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, कम, शुरुआत में कम। तो एक ऐसी चीज है, और हम जो उम्मीदें रखते हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि हम आपको ये चीज देंगे, हम उस चीज के लिए कमिट कर रहे हैं, है ना, जैसे बोलते हैं ना, भाई ने कमिट कर दिया, कमिटमेंट कर दिया, तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो यहाँ पे एक शब्द है जिसका नाम है कमिटमेंट पीरियड, कमिटमेंट पीरियड, कमिटमेंट पीरियड में इसमें 2 कमिटमेंट पीरियड हैं, ठीक है। पहले में जैसे आप बहुत इंटेलिजेंट लोगों ने मुझे बताया, होशियार, चालाक, षड्यंत्री लोगों ने मुझे बताया कि मैं हमेशा हम कम बोलते हैं पहले, सही बात है, लाइफ ऐसी होती है। तो पहले इसका जो पहला कमिटमेंट पीरियड है वो शुरू हुआ 2008 से 2012, दूसरा हुआ 2013 से 2020, और इसमें उन्होंने बोला हम ऐसे 5 से 6% ग्रीन हाउस गैस कम करेंगे, दूसरे में इन्होंने बढ़ा दिया कि हम 18% तक ग्रीन हाउस गैस कम करेंगे। कभी सून चंचल सून, आया समझ में? तो 2005 में लागू हुआ, फिर 2008 से 12 इसका पहला कमिटमेंट पीरियड था, फिर 13 से 20, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल सिर्फ 2020 तक ही है, ये जब भी आया था 1997 में तभी बोला था ये 20 तक रहेगा। आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में क्या बोला, 5%, 5 to 6%, हेयर 5.2 बाय 2012, मतलब कितना, 1990 में जो उत्सर्जन हो रहा था उससे रिलेटिव, 1990 में मान लो 10 उत्सर्जन था, 10 टन, तो इसका 5% हमको कम कर देना है, 5.2 पहले कमिटमेंट पीरियड में। दूसरे में हमने 2013 से लेकर 20 तक इसको 18% कर दिया,
ये सारी गैसेस जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका, ठीक है। आया समझ में? एनी डाउट? तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, साइन हुआ क्योटो में, ठीक है। ये कॉप कौन सा है? कॉप 3। सब मेरे साथ याद करते भी चलेंगे ताकि घर जाके रटना ना पड़े। 2005 में लागू हुआ 16 फरवरी, ठीक है। तीसरा कॉप था, क्योटो में साइन हुआ। कितनी ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसमें? हाउ मेनी ग्रीन हाउस गैसेस? 6। सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस के नाम याद रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन SF6 और PFC। अब नेक्स्ट थिंग, कमिटमेंट पीरियड। ये क्वेश्चन भी PYQ आ चुका है। कितने कमिटमेंट पीरियड थे इसके तहत? 2। पहला कमिटमेंट पीरियड कहां से कहां तक था? 2008 से 12, ठीक है। फिर दूसरा शुरू हुआ 13 से 20। पहले कमिटमेंट पीरियड में हम उम्मीदें कम रखते हैं, है ना, तो हमने बोला 5.2% ग्रीन हाउस गैसेस कम करेंगे। दूसरे में हमने बोला इस कमिटमेंट पीरियड में हम थोड़ा ज्यादा कम करेंगे, 18%, ठीक है। आया समझ में? अब किसी को कोई डाउट? इतनी तो कहानी क्लियर है। चलो एक और कहानी सुनते हैं। ये पिक्चर, ऐसा होता है बचपन में, कभी किसी ने कुछ ऐसा कोई कचरा किया है तो हम सब क्लास वाले एक दूसरे को बोलते हैं ये तो मैंने कचरा नहीं किया, ये इन्होंने किया, नहीं नहीं हमने तो ये नहीं फेंका। टीचर पूछती है भाई किसने फेंका, तो हम बोलते हैं नहीं उसने फेंका, नहीं उसने फेंका, नहीं मेरे पड़ोसी ने फेंका। हाँ, और कई बार ऐसे स्मेल भी आती है क्लास में तो हम बोलते हैं नहीं पता नहीं कहाँ से स्मेल आ रही है, हमारे पास तो नहीं आ रही है, ये तो इसने किया तो उसने किया। भाई सबने किया होता है। तो मुझे ये बताओ कि ग्रीन हाउस गैसेस कम करना क्या सब पे बाध्य रहेगा? आप अपनी समझ से बताओ, क्या हम सबको बोल सकते हैं? सबको बोल सकते हैं। अच्छा सबको मतलब क्या हम अमेरिका से जितनी उम्मीद कर रहे हैं कम करने की, क्या और यूरोप से कर रहे हैं, क्या हम इंडिया से भी उतनी कर सकते हैं? ये सही चीज है कि नहीं? ये ग्राफ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। USA, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ये सब काफी सारा ग्रीन हाउस गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। और हम तो अभी 1947 में आजाद हुए हैं, उसके बाद हमने अपना LPG रिफॉर्म्स किया, इंडस्ट्रीज उसके बाद बनाई। तो हमारा जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो तो 75 और 80 साल में सीमित है। और ये जो यूरोप में, US में ये लोग कर रहे हैं, ये 1800 से कर रहे हैं। ये दूसरों पे शासन भी करते थे और क्या करते थे, अपने इंडस्ट्री भी बनाते थे। तो तब से तो आज की जो हालत है एनवायरमेंट की, क्या ये जितनी उनके कारण है उतनी हमारे कारण भी है? हाँ, क्या ये बराबर चीज है? नहीं। क्या आज जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, आज जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश इतनी हो रही है, ये जो फ्लड्स इतने आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहा है, जो लैंड्स डूब रहे हैं, ये सब क्या हमारे कारण हो रहा है? नहीं, ये इनके कारण हो रहा है। और ये इस चीज से पल्ला झाड़ रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा था पाकिस्तान में फ्लड आया था, सुना था पाकिस्तान में फ्लड, अम्फान साइक्लोन आया, तो एक टर्म यहाँ पे रिलीज की थी जिसका नाम था लॉस एंड डैमेज। अगर हम इस पूरा जितने भी नेचुरल डिजास्टर है इनका लॉस देखें, डैमेज जितना ये करते हैं प्रॉपर्टी को, ह्यूमन लाइफ को, इसकी भरपाई ये सारे विकसित देश करेंगे, समझ रहे हो? तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, क्योटो प्रोटोकॉल की खूबसूरती क्या थी? ये खूबसूरती थी कि उन्हीं लोगों पे बाध्य था जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो कि हिस्टोरिकली पोल्यूशन करते आई हैं, और उनको हमने नाम दिया एनेक्स कंट्री। एनेक्स कंट्री, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नॉन एनेक्स। नॉन एनेक्स मतलब ये हम जैसे लोग, चाइना, इंडिया, ब्राजील, इन्होंने लेट से डेवलपमेंट करना शुरू किया, तो इनसे हम सेम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम उम्मीदें सबसे अलग अलग करते हैं, इसलिए हमने इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये 4 ग्रुप हैं, NX1, NX2, नॉन एनेक्स कंट्री। नॉन एनेक्स कंट्री कौन सी है? नॉन बाइंडिंग, इन पे कोई टारगेट नहीं है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल बाइंड्स ऑल द कंट्रीज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस, तो आप ये कैच वर्ड देखोगे ऑल,
तो आप बोलोगे नहीं नहीं, ऑल कंट्रीज नहीं है, सिर्फ एनेक्स कंट्री। अब ये एनेक्स कंट्री कौन सी है? ये कंट्रीज है रिच कंट्रीज, द डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, रशिया, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, राइट। और एनेक्स टू, अब इन दोनों में अंतर क्या है, एनेक्स वन और एनेक्स टू? ये देखो, इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, ठीक है। फिर से हम पहुंच जाते हैं अपने शादी वाले घर पे। अगर किसी के घर में शादी हो रही है, किसी की भी, तो आप सब गए हो शादी में, है ना? हाँ, यूएस नहीं है, ये ऐसे लिखा है, यूएस में कभी पार्ट नहीं किया, वेरी नाइस। यही मैं चेक करना चाह रही थी आप कितने ध्यान से सुन रहे हो। तो शादी वाले घर में जो काम होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? ऐसा होता है ना, जो कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, जिन्होंने बहुत शादियां करवाई और बहुत समय से वो इसमें है, तो उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद की जाती है कि आप ही को भैया सारा काम संभालना है, आप ही को ये पूरा टेंट और बारात और ये बैंड और खाना केटरिंग सब आपको करना है, ठीक है ना? ये बोल दिया। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम जिम्मेदारी तो देते हैं, पर उनसे हम उम्मीद करते हैं ये पैसा भी लगाएं, नहीं होता है, मतलब पैसे इन द सेंस थोड़ा सा फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर दो, जिम्मेदारी तो कर रहे हो, पर क्योंकि आपके पास इतनी सारी जमीनें हैं, आपके पास इतनी सारी कोठियां हैं, तो यहाँ पे जो शादी हो रही है दे दो थोड़ा सा पैसा भी, होता है कि नहीं? अभी इस पे ध्यान मत दो, मत पढ़ो इसको छोड़ दो, छुपा दो इसको बगल में। जो मैं समझा रही हूँ उसको सुनो, ये सब इसमें घूमो मत, है ना? जो मैं समझा रही हूँ उसको सुनो। किसी से उम्मीद करते हैं कि आप पैसा भी दो, है ना? फिर कुछ लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप कुछ मत करो, ना आप शादी का काम करो, ना आप पैसा दो, आप एक काम करना, आप आओ बैठो, चिल करो, संगीत वंगीत का डांस वांस प्रिपेयर करो, और जब आपकी जरूरत होगी, हो सकता है कहीं नेक वेग में, कोई रस्म में, जहां पे उनको ही नेक देना होगा बट फायदा आपको हो जाएगा, आप बस आ जाना, है ना? जैसे जो नए नए जीजा जी होते हैं और जो नए नए दामाद जी होते हैं, उनको बोलते हैं कि ठीक है, बस अगर कोई नेक वेग वाली रस्म होगी तो आपको बुलाएंगे, आप आके खड़े हो जाना, बाकी आपका कोई काम नहीं है ना? राइट? होता है ऐसा कि नहीं? वही चीज हुई हमारे क्योटो प्रोटोकॉल में। कुछ ऐसे देश हैं जिनको हमने बोला एनेक्स वन कंट्री। ये देश वो देश हैं जो कि डेवलप्ड हैं। ईआईटी मतलब इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, मतलब ये एग्जैक्टली बहुत डेवलप नहीं है, बट हाँ ये भी उसी ट्रैजेक्टरी पर है, ये भी मतलब बहुत विकास कर चुके हैं सब्सटैंशियल, और ये भी कुछ साल में डेवलप नेशन हो जाएंगे। तो इनको हमने एनेक्स वन में डाला, इनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। दूसरे देश ऐसे हैं जो हैं एनेक्स टू। अगर एनेक्स वन ये है, एनेक्स टू इनका सब पार्ट है, जिम्मेदारी इनकी भी है, लेकिन ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि सुपर रिच हैं, जो कि पैसा भी बहुत है इनके पास। जैसे वहां पे हमने बोला था ना कि आप पैसे वाले हो तो पैसा भी थोड़ा सा दे दो, इनसे भी हमने उम्मीद की कि आप क्योटो प्रोटोकॉल में इम्प्लीमेंटेशन के लिए थोड़ा बहुत पैसा भी दे दो। हाँ, तो इनको हम बोलते हैं द सुपर रिच नेशंस। आपने इनका नाम सुना होगा, ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, क्या इसका फुल फॉर्म क्या है? एनीवन, व्हाट आर द ओईसीडी नेशंस? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये कुछ ऐसे बहुत ही रिच नेशंस होते हैं, राइट? सो ये वाले नेशन से उम्मीद क्या है एनेक्स टू कंट्री से? आप डेवलप तो हो, आप काम तो कर रहे हो, आई मीन आप सपोर्ट तो कर रहे हो क्योटो को, बट आपको साथ में क्या करना है? आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, फंडिंग। और ये जो जीजा जी दामाद जी टाइप के लोग हैं, जिन पे कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं है, आपको चिल करना है, ये है नॉन एनेक्स कंट्री जैसे कि इंडिया। आया समझ में ये कैसे डिवाइड किया है? और यहाँ पे एनेक्स बी में जो जिन पे कंपलसरी टारगेट है, जिन पे दोनों कमिटमेंट पीरियड अप्लाई होते हैं, वो एनेक्स बी में रखा गया है। एनी डाउट एनीवन? बताओ, ये डिवीजन समझ में आया? एनेक्स बी में ऐसे देश है जिन पे दोनों कमिटमेंट पीरियड है, मतलब एक एनेक्स बी नाम दे दिया है कि यू हैव टू फॉलो बोथ द कमिटमेंट पीरियड्स। फाइन, राइट? हाँ, अब देखो, अब कमिटमेंट पीरियड मतलब देखो, अब ये तो है कि आपसे उम्मीद की जा रही है, आपको करना है, आपको नहीं करना, आपको चिल करना है, आपको पैसे भी देने हैं। इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन बताया तो, जैसे यूक्रेन, टर्की,
ये एकदम डेवलप नहीं है, ये यूके रशिया जैसे नहीं है, बट स्टिल इनका जो डेवलपमेंट है वो काफी है कंपेयर टू बाकी। ठीक है, एनेक्स 1 में विकसित देश आते हैं बेटा जिन पे लीगल बाइंडिंग है। पूरे एग्जाम्पल देके समझाया तो भी समझ में नहीं आ रहा है। शादी की जिम्मेदारी जिसको दी है, मतलब वो बहुत एक्सपीरियंस है ना। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया है, क्या सारे देशों को आप बराबर से जिम्मेदार ठहरा सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए? नहीं ना। इंडिया और चाइना जो अभी 75 साल से डेवलप कर रहे हैं, और जो यूएस और यूरोप जैसे देश हैं जो कि सालों से 200-300 साल से कर रहे हैं, उनमें अंतर है। और इसलिए हमने ऐसे देश जो कि बहुत समय से जो विकसित है, जो अब काफी ज्यादा विकास कर चुके हैं, उनको एनेक्स 1 में रखा। जो विकास कर चुके हैं और बहुत पैसे वाले भी हैं, मालामाल, वो एनेक्स 2 में रखा। और जो बेचारे भी विकास कर रहे हैं उनको नॉन एनेक्स में रखा। ठीक है, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो है सीबीडीआर। सीबीडीआर क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अभी थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि फास्ट शुरू हो गए हैं 9 दिन के, और बैक टू बैक क्लासेस हैं। तो बिल्कुल कोशिश करके, आज तो खैर सेकेंड डे ही है, फर्स्ट डे सेकेंड डे, बट कोशिश करेंगे अच्छे से और जोर से पढ़ाने का। बट अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जैसे लॉकडाउन था लॉकडाउन में आप सब घर पे थे, आपके यहाँ मेड्स नहीं आ रही थी, सबकी जिम्मेदारी थी ना काम करने की घर पे। आप घर पे खाना बनाओगे, आप घर पे ये करोगे, तो हमने जिम्मेदारी सबकी रखी थी। बट वो जिम्मेदारी डिफरेंशिएटेड थी कि नहीं थी बताओ? क्या आप अपने भाई को बोल रहे थे खाना बना? सबकी एक्सपर्टीज, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, है ना। उसको आपने दे दिया, तुम कपड़े घड़ी कर दो, तुम कपड़े धो दो। जिम्मेदारी सबकी है अपने अपने स्तर पर, लेकिन डिफरेंशिएटेड है ना। तो ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योटो का प्रिंसिपल है, और ये डिवीजन आपको याद होना चाहिए। अब देखो, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर हमने ग्रीन हाउस गैस कम नहीं किया तो पेनाल्टी है, क्योंकि क्योटो एक प्रोटोकॉल है ना, बाध्य है। और है ना, बाध्य है, और ऐसे देशों पे बाध्य है जो कि एनेक्स 1 एनेक्स 2 कंट्रीज हैं। ठीक है, एनेक्स 1 एनेक्स 2 कंट्री, नॉन एनेक्स पे बाध्य नहीं है। तो अगर मैंने इनसे बोला आपको 18% ग्रीन हाउस गैस कम करना है, तो ये लोग क्या कर देंगे ऐसे ही? क्या ये बोलेंगे अच्छा ठीक है, हम क्योटो में बोला, अब हम ये इंडस्ट्रीज जो बना रहे थे वो हम नहीं बनाएंगे, ये थोड़ा सा और हम जो डेवलपमेंट कर रहे थे हम नहीं करेंगे? क्या ये तुरंत मान जाएंगे? बताओ। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यूएस तो नहीं है तो क्या फायदा, बिल्कुल हम उस पर डिस्कस करेंगे। हाँ, सो नहीं करेंगे ना, वो तो विकास करेंगे करेंगे। तो इसलिए एक तरीका दिया कि अगर आप वैसे ग्रीन हाउस गैस कम नहीं कर सकते हो तो हम आपको एक ऑल्टरनेट अप्रोच देते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना पाप बहुत कर लिए, तो एक काम करो, 1-2 बार जाके गंगा जी में डुबकी मारो, ऑल्टरनेट पुण्य कमाया हो, तो थोड़ा सा आपका बैलेंस आउट हो जाता है। नहीं, वैसे ही इनसे बोला एक काम करो, तुम कम तो नहीं करोगे अपना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करना, तो हम आपको 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म देंगे। 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, ये फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे। जैसे भी नई शिक्षा नीति में सरकार ने बोला है एबीसी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। आप अभी पढ़ रहे हो, बीच में आपको 1 साल का ब्रेक लेना है, फैमिली सपोर्ट करना है, ये है वो है, आपके क्रेडिट सेफ हैं, फिर से आओ, क्रेडिट लेके जाओ, कंटिन्यू करो। इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इन्होंने 3 चीजें दी हैं, उनका नाम है सीडीएम, एमिशन ट्रेडिंग, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। ये आज ही मैंने यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछा था इन तीनों का, अगर आपने यूट्यूब क्लास अटेंड करी है तो 12 बजे, है ना। सीडीएम, ईटी, जेआई। अब क्या है एक एक करके समझते हैं, पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्बन क्रेडिट का। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? ये क्वेश्चन एक प्रीवियस क्वेश्चन है पूछा था कि कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कौन से प्रोटोकॉल में आया। तो कौन से प्रोटोकॉल में आया कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, क्या बोलोगे आप? क्योटो में। ठीक है, इसमें आया क्योटो में। क्या है कार्बन क्रेडिट? हम क्रेडिट की बात करते हैं ना, हमने क्रेडिट लिया बैंक से, हमने बैंक से क्रेडिट लिया। वैसे ही क्रेडिट मतलब
कुछ कार्बन क्रेडिट्स हर देश को दिए गए। मान लीजिए 100 कार्बन क्रेडिट हमने, जो भी क्योटो में इसमें है जिम्मेदार या नहीं भी है, सबको हमने कार्बन क्रेडिट बांटे हैं। आप एक कार्बन क्रेडिट मतलब 1 टन ऑफ CO2, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 20 कार्बन क्रेडिट हैं तो आप 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकते हो। आ रहा है समझ में? मेरे पास 20 कार्बन क्रेडिट हैं, मैं 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करूंगी, ठीक है। अब हो सकता है मुझे 40 करना है, मुझे पता है मेरा खर्चा 40 का होगा, तो मैं क्या करूंगी, तो मुझ पे पेनाल्टी लग जाएगी। और हर कंट्री को उतने ही कार्बन क्रेडिट खर्च करने होते हैं जितने अलॉटेड हैं। अगर उससे ज्यादा करोगे तो पेनाल्टी हो जाएगी। यही तो क्योटो प्रोटोकॉल है। तो इसलिए कार्बन क्रेडिट को ऐसे समझो जैसे ये आप हो, ये आपका भाई है या बहन है, आपकी मम्मी ने दोनों को 100-100 रुपए दिए, ठीक है, दोनों को 100-100 रुपए दिए। आप ठहरे मनमौजी शौकिया प्रवृत्ति के इंसान, राइट, आपके शौक बहुत हैं, आपने जाके 50 रुपए का कपड़े खरीद लिए, 30 रुपए का खाना खा लिया, कितने हो गए 80, है ना। फिर आपने क्या किया, 30 रुपए का आपने कुछ गिफ्ट खरीद लिया अपने किसी खास इंसान के लिए, है ना, क्योंकि आप शौकीन हो। हेयर यहाँ आपका भाई, उसने बोला, उसने बस बोला कि 50 ही, मेरा तो काम 50 में हो जाएगा, कपड़े वपड़े लिए या जो भी खाना वाना खाया, और उसके बाकी 50 बच गए, है ना। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपने कितने खर्च कर दिए, 110, तो आप -10 में हो, है ना। आपके भाई ने 50 खर्च किए, तो वो +50 उसके पास अभी भी बचे हैं। हाँ की ना, हाँ की ना, यस। आपने डिफॉल्ट किया है 10 रुपए का, तो आप क्या करोगे, अपने भाई के पास जाओगे, सुनना 50 रुपए बचे हैं, 10 रुपए दे दे, देख तेरे पे तो कोई पेनाल्टी होगी नहीं, है ना, तेरे पे तो कोई पेनाल्टी होगी नहीं, 50 बचे हैं, अब तेरे को ना कोई तारीफ करेगा ना तेरी कोई बुराई करेगा, तो ये काम कर, 50 में से 10 मुझे दे दे, एटलीस्ट मेरी पेनाल्टी तो बच जाएगी, मुझे तो सजा नहीं मिलेगी, 10 दे दे भाई। तो क्या आपका भाई या बहन इतने आसानी से आपको 10 रुपए दे देंगे? बोलेंगे ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनो, रुको, बात अभी खत्म नहीं हुई है, अभी आगे इस पे और डिस्कशन होगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठेगी, क्या रिश्वत लगेगी? 10 रुपए मैं दे रहा हूँ, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अच्छा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे कबर्ड जमा दूंगा, है ना, मैं तेरे लिए तेरा कमरा साफ कर दूंगा, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए एक तेरी बुक्स पे कवर चढ़ा दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है चल भाई डील, है ना, ये ले 10 रुपए, ये ले सर्टिफिकेट, और अब तू मेरा ये काम कर देना। दोनों के बीच में डील हो जाती है, इनको मिल गए 10 रुपए, मतलब एक सर्टिफिकेट कि इन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया, 100 से ज्यादा खर्च नहीं किया। और इनको क्या मिला, इनको कुछ काइंड में मिला, मतलब इनको भी तो कुछ फायदा हुआ ना। यही है हमारा पहला मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का सिंपल सा फंडा क्या है, सिंपल सा फंडा, कोई देश, मान लीजिए वो है रशिया, वो बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके कार्बन क्रेडिट्स 50 हैं। कोई एक देश है इंडोनेशिया, उनके पास भी 50 है। अब रशिया को तो बहुत विकास करना है, तो उनको पता है उनके 50 से ज्यादा ही खर्च होंगे, 60-70 कितने भी। वहीं पे इंडोनेशिया को पता है बढ़िया टूरिज्म से चल रहा है, लोग आ रहे हैं, मुझे कौन सा इंडस्ट्री लगानी, मेरे तो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। तो रशिया आएगा इंडोनेशिया के पास, भाई कार्बन क्रेडिट दे दे अपने। इंडोनेशिया फिर बोलेगा रिश्वत लगेगी। उसने बोला क्या रिश्वत चाहिए तुमको, तुम इतने विकास तुम कर चुके हो, पता नहीं स्पूटनिक वूटनिक बना रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, हमें टेक्नोलॉजी दो तुम। काय की? मिसाइल की नहीं, क्लीन एनर्जी की। जैसे यूरोप हमारे पास आया, यूरोप के पास कितनी टेक्नोलॉजी है ना, हाइड्रोजन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी प्लांट, हम बोलेंगे टेक्नोलॉजी दो हमको, मे बी हमारे एक सोलर पावर प्लांट लगा दो, एक हाइड्रोजन फ्यूल के पंप चार्जिंग स्टेशन लगा दो, कुछ भी लगा दो, ईवी के चार्जिंग स्टेशन लगा दो, जो हमको जरूरत है। तो बोलेगा ठीक है चल ये ले, और मुझे आप क्या करो, उसने टेक्नोलॉजी ली, इन रिटर्न वो उसको एक सर्टिफिकेट देगा, CER,
certificate of emission reduction, that this person has successfully reduced इतना emission, और ओवरऑल देखो दोनों का फायदा है, विन विन सिचुएशन, ना इनकी पेनाल्टी लगी, इनको टेक्नोलॉजी मिली ग्रीन हाउस गैस, और जो ओवरऑल हम जो अपनी माँ के लिए सारी चीजें करें, जैसे वहां 2 भाई बहन थे, है ना, उस भाई का फायदा, इस भाई का फायदा, और ओवरऑल माँ को भी फायदा, उनके पैसे ज्यादा खर्च नहीं हुए। यहाँ पे हमारी माँ कौन है? धरती माँ। यहाँ पे क्या है, भले यहाँ पे ज्यादा धुआं हो रहा है रशिया में, पर हमने इंडोनेशिया में कुछ ऐसा कर दिया जिससे हम कंपेंसेट कर सकते हैं, है ना। तो ये विन विन सिचुएशन हुई, इसी को हम बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। आया समझ में? CER मतलब सर्टिफिकेशन ऑफ एमिशन रिडक्शन, मतलब एक सर्टिफिकेट दे दिया कि अब इसको परेशान मत करना रशिया को, रशिया ने अपना काम कर लिया, भले इसने 50 की जगह 60 खर्च किया है, बट रशिया ने मेरे आगे कुछ ऐसा कर दिया है कि इसने कंट्रीब्यूशन अपना दे दिया है, तो इसको परेशान मत करो। CER वो एक सर्टिफिकेट है, अपनी कंट्री में नहीं कर सकते बेटा, दूसरी कंट्री में करना है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। नॉन एनेक्स कंट्री में जाना है, अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल एनेक्स बी पार्टी टू इम्प्लीमेंट द एमिशन रिडक्शन प्रोडक्शन इन द डेवलपिंग कंट्री, विकासशील, हाँ कि ना? सर्टिफिकेशन ऑफ एमिशन रिडक्शन, CER, सर्टिफिकेट ऑफ एमिशन रिडक्शन। आया समझ में? कितने आलसी हो, मैं इतना चिक चिक के समझा रही हूँ, एक बार यस बोल दो, नहीं भी आया तो नो बोल, ताकि फिर से समझा पाए। हाँ ठीक है। हाँ, अब एक और है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। ये जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन भी CDM टाइप का ही है, लेकिन इसमें क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल में 2 कंट्रीज मिलके किसी तीसरी कंट्री में जाके प्रोजेक्ट कर सकती हैं, है ना। मान लीजिए किसी को 10 की कमी है, किसी को 20 की कमी है, बट अकेले इससे नहीं हो रहा था, तो 2 कंट्रीज मिलेंगी, डेवलप कंट्रीज, और किसी तीसरी डेवलपिंग कंट्री में जाके प्रोजेक्ट लगा देंगे और दोनों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो इट्स अ जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन दैट इज डन, ठीक है। आया समझ में? क्लियर? राइट? हाँ, अब तीसरा जो है वो है एमिशन ट्रेडिंग, जिसको हम ET बोलते हैं। इसका मतलब है कैप एंड ट्रेड। कैप एंड ट्रेड मतलब स्टॉक मार्केट होता है, जैसे आपके पास मान लीजिए पैसे बचे हैं, तो बहुत से लोग आपकी सैलरी में से मान लीजिए 20,000 बचे हैं, तो आपने क्या किया, आपने उसको स्टॉक मार्केट में लगा दिया, करते हैं ऐसा फायदे के लिए। वैसे ही मान लीजिए किसी और जिसको पैसे की जरूरत है वो स्टॉक मार्केट से पैसा उठा लेता है ना, वैसे ही यहाँ पे होता है। अगर आपके पास कार्बन क्रेडिट ज्यादा है आवश्यकता से, या आपने क्या किया, अपनी जरूरतों को कैप किया, रोका, आपको 40 कार्बन क्रेडिट लगते, आपने 30 में काम चला लिया, और जो ये बचे हुए 10 हैं, आपने इसको मार्केट में जाके, स्टॉक मार्केट में जाके एनलिस्ट कर दिया, है ना, एनलिस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में, जैसा पैसा अपना मार्केट में लगा देते हो। और वैसे एक स्टॉक मार्केट है जिसको हम बोलते हैं MCX, कमोडिटी एक्सचेंज। अब जिसको वो कार्बन क्रेडिट की जरूरत होगी वो जाके स्टॉक मार्केट से खरीद लेगा। आपने क्या किया, आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना जो कार्बन क्रेडिट्स हैं वो स्टॉक मार्केट में दे दिए, और जिसको जरूरत होगी वो वहां से ले लेगा। तो इसको हम बोलते हैं ना, ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे, एमिशन ट्रेडिंग। यस यस, इसको हम कैप एंड ट्रेड भी बोलते हैं। गाइस, जो 2-3 लोग कंफ्यूज हैं, शिल्पा एंड ऑल दैट, कार्बन क्रेडिट मतलब एक कार्बन क्रेडिट मतलब 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अ लेजिट मैकेनिज्म। कार्बन क्रेडिट्स कंपनी को दिए जाते हैं, राइट। इट्स लाइक ये सब मैनेज किया जाता है, मिनिस्ट्री मैनेज करती है कि आपके इस देश को सिर्फ इतना ही खर्च करने का अलाउंस है। मतलब अगर 100 कार्बन क्रेडिट्स है, 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड ही आपको इतने सालों में खर्च करना है, एमिट करना है। आ रहा है समझ में? और यही कार्बन क्रेडिट्स ट्रेड होते हैं, या कार्बन क्रेडिट्स अगर कम हो गए हैं आपके पास, तो CDM के थ्रू आप इनको कंपनसेट कर सकते हो। ज्यादा हुआ तो क्या, ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है,
अगर आपकी खर्चा से 20 है, 100 कार्बन क्रेडिट है तो रखे रहो अपना, उसको आप ट्रेड कर दो, उसे किसी कंट्री को दे दो, उसका फायदा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर ज्यादा एमिट किया तो पेनाल्टी लगेगी, ये देखो। इफ अ कंट्री इज नॉट कंप्लाइंग, ठीक है, तो एक पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी 30% एडिशनल। जिसने उससे, मान लीजिए आपके पास 60 कार्बन क्रेडिट्स थे, आपने 100 खर्च कर दिए, तो आपने जो 40 एक्स्ट्रा किए हैं उसका 30% आपको एडिशनल देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी और वट एवर टू द सेंट्रल डिपॉजिटरी। तो मतलब आपको 30% की पेनाल्टी लगती है। तभी इस पेनाल्टी से बचने के लिए लोग इन तीनों मैकेनिज्म पे जाते हैं, सीडीएम, एमिशन ट्रेडिंग या जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें एटलीस्ट पेनाल्टी तो नहीं लगती, दो देशों का फायदा हो जाता है ना, और काम बन जाता है। डेवलपिंग को कुछ नहीं है, डेवलपिंग को एड़ा बन के पेड़ा खाना है। जो हमारे दामाद जी बैठे थे ना यहाँ पे, नॉन एनेक्स कंट्री, यही है सीडीएम में। इन्हीं के पास लोग आएंगे सीडीएम में कि ये लो सोलार एनर्जी, वो गाना है ना, अरे रसमलाई आपके लिए, इतनी मिठाई आपके लिए, है ना। तो फिर पहले जूते, नहीं वो जूते वाली बात नहीं है, ये सारी चीजें इनके लिए आ रही हैं। रसमलाई आपके लिए, इतनी मिठाई आपके लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, मतलब इन्होंने कोई प्रदूषण नहीं किया जितना इन्होंने किया है। तो अगर अगर आपको अब करना है और प्रदूषण, तो उसका तो भैया हर्जाना लगेगा। और हर्जाना इसके तहत लगेगा कि इनमें आप कुछ अपना विकास कर दो, है ना, अपनी टेक्नोलॉजी दे दो, ये दे दो, जिससे इन लोग का भी फायदा हो, आपको भी पेनाल्टी ना लगे। ठीक है, इसलिए ये मजे में है। सुकन्या, मैंने अभी और क्या बताया? इन तीनों का मैकेनिज्म तो बताया, पूरी रामायण खत्म होगी, बोल रहे मैकेनिज्म बता दो। सीडीएम वही भाई बहन का किस्सा बताया ना, कार्बन क्रेडिट 100 जो ट्रेडिंग हो रही है, बार्टर हो रहा है कि भाई तू मुझे दे दे, मैं तेरे यहाँ तेरा ये काम कर दूंगा। यही है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। एक देश जिसको पता है वो ज्यादा कार्बन क्रेडिट उसको रिक्वायरमेंट होगी, वो दूसरे देश के पास जाएगा जिसके पास बच गए, तो वो उसको कार्बन क्रेडिट देगा। और ये देश क्या करेगा, उससे बोलेगा मुझे क्या मिलेगा रिटर्न में? टेक्नोलॉजी। मैं आपके यहाँ सोलर पावर प्लांट लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, दोनों का काम बन जाएगा। ठीक है। अब जिसको समझ में नहीं आया वो क्लास दोबारा देखना, सॉरी मैं अब और रिपीट नहीं कर पाऊंगी। हाँ बिल्कुल, इंडिया के पास भी है, हर देश के पास कार्बन क्रेडिट है, पर इंडिया तो नॉन एनेक्स कंट्री है, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली। नहीं, ऐसा नहीं है, ये लगता है यूएसए को। तभी हम बोलते हैं, जैसे हमारी शादियों में फूफा जी होते हैं जो कभी खुश नहीं होते, है ना, होते हैं ना कि सब कुछ है, ये है सब कुछ, रसमलाई अच्छी थी पर उसमें केसर नहीं था, ये अच्छा था पर इसमें घी कम था, शुद्ध घी नहीं था। तो यूएसए ने बोला कि ये क्या बात हुई? ये आप ग्राफ देखो, चाइना मैक्सिमम एमिशन कर रहा है CO2 में, टॉप पे है चाइना 24%, यूएस सेकेंड और इंडिया थर्ड। यूएस बोले ये चाइना, हाँ ये इतना एमिशन कर रहा है, ये आराम से बैठेंगे नॉन एनेक्स में और हम एनेक्स में बैठे, हम डेवलप भी करें, हम इनको ये भी करें, हमें नहीं, आई एम आउट ऑफ इट, ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है ना। शार्क टैंक, यूएस आया ही नहीं भाई, यूएस इज द फूफा जी ऑफ एनी क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, वो उसको कभी मजा ही नहीं आता, वो बोलता मैं क्यों करूं, चाइना को बोलो। वैसे भी आपको पता है यूएस चाइना राइवल्स, एंड एनीवे दे वांट कि इफ आई विल डू दैट आज चाइना आल्सो। वो तो आप डेवलप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, दैट इज द थिंग। ठीक है, इट हैज दैट फूफा जी वाला एटीट्यूड। तो यूएस तो आया नहीं, धीरे से कनाडा भी चला गया, अब बाकी देश हैं वो कर रहे थे, ये तीनों चीजें हुई, कार्बन क्रेडिट्स का सिस्टम आपको समझ में आ गया, ये है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, हाँ 1 ईयर, 1 ईयर 100 टन मतलब यस, इट्स इन सालों में आपको, या मे बी जो आपका कमिटमेंट पीरियड, इट इज यूजुअली कैलकुलेटेड ओवर एन ईयर ओनली। अब जो प्रोजेक्ट डेवलप कंट्री लगाती है डेवलपिंग, वो जनरली कार्बन सिंक प्रोजेक्ट हो सकते हैं, है ना, ऐसे कोई प्रोजेक्ट जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हो, सोलर एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, दैट इज डन हियर। तो अब क्योटो हुआ, राइट, उसके बाद हर साल मिलते रहे, 2020 में क्योटो खत्म हो रहा था, एक टाइमलाइन है, ये देखो, हर साल मिलते हैं, 2007, 8, 9, थैंक यू सो मच हिमांशी, 10, अब देखो कॉप 13, कॉप 14, कॉप 15, कॉप 16, 17, 18, 19, ये सारी कॉप हैं।
अलग अलग जगह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रही है, अलग अलग जगह मिल रहे हैं और अलग अलग जगह नए नए फैसले भी आते हैं। जैसे पहली बार फंडिंग की बात होती है, ये सारी चीजें हैं। क्योटो प्रोटोकॉल या कोई भी आपके यहाँ भी अगर कोई भी आयोजन होता है तो क्या बिना फंड के होता है? एक सिंपल गणेश जी की झांकी भी बिठाते हैं, अभी नवरात्रि में भी झांकियां बैठी हैं, है ना? तो फंड तो होता है कि नहीं होता है कि झांकी बिना फंड के बैठ जाएगी? चंदा इकट्ठा होता है, होली में भी चंदा इकट्ठा होता है। कोई भी आयोजन बिना चंदे के होता है क्या? सिंपल भाषा में बताओ। होलिका दहन करना है, घर पे आपके छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आंटी चंदा दे दो, अंकल चंदा दे दो 100 रुपए। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कन्वेंशन हैं, चंदा इनमें भी होता है। और चंदा में चिंदी पना भी होता है कि नहीं? जैसे आपने देखा होगा बहुत से अंकल लोग हैं 10 रुपए देते हैं, बेटा ये लो 10 रुपए, उसमें अपने आप को बहुत अमीर समझेंगे। उम्मीद क्या होती है? अगर आप अमीर हो तो दे दो थोड़ा बड़ा दिल रखकर, 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो। पर नहीं, जितना जितना पैसा उतना कम डोनेशन, होता है कि नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में? यहाँ पे भी यही दिक्कत है। यहाँ पे भी फंड बनाया है, ये फंडिंग की बात शुरू हुई थी COP 16 में, कन समिट में, कि एक फंड होना चाहिए, फाइनेंस एंड मिटिगेशन, राइट? और इस फंड में सारी कंट्रीज डोनेट करेंगी। और जनरली जाहिर सी बात है, जो अमीर देश है उनसे उम्मीद करेंगे ना कि आप ज्यादा पैसा दीजिए। पर अभी तक, तब से लेके अभी 2023 तक यही दिक्कत होती है हर अग्रीमेंट में, जो डेवलप नेशंस हैं वो फंडिंग ही नहीं देते, इसलिए इनका इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छे से हो नहीं पाता। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग, राइट? सो दिस इज अबाउट फंडिंग एज वेल, जो कनकन में हुआ। ओवरऑल ये होते 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 COP 3 में क्योटो हुआ, ठीक है। अभी COP 21 में जो था 2015 में, है ना? अब हमको पता है क्योटो 20 में खत्म होने वाला है, हाँ कि ना? अब जब कोई चीज नहीं जैसे अभी चुनाव है, हमको पता है 5 साल में इस सरकार का खत्म हो जाएगा कार्यकाल, तो हम चुनाव की तैयारी पहले करने लग जाएंगे ना, है ना? अब हम जैसे थोड़े से, हम तो एकदम ढीले टाइप के लोग होते हैं, हमारे यहाँ कुछ हमको पता है एग्जाम है तो हम लेट जागते हैं, ये लोग टाइम से जाग गए। इनको पता था 2020 में खत्म होने वाला है, तो 2015 में ही मिले और इन्होंने डिसाइड किया कि क्योटो के बाद अब क्या। तो 2015 में इत्तेफाक से ही मिल रहे थे पेरिस में, और वो थी COP 21। वहां पे बोला अब क्योटो के बाद जो कहलाया जाएगा वो होगा पेरिस अग्रीमेंट। और पेरिस अग्रीमेंट हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी कंटिन्यूअस है। क्योटो खत्म हो चुका है, राइट नाउ वी आर इन पेरिस अग्रीमेंट। यस और नो, इतना आया समझ में? ये सब वही वही लिखा है जो पूरा मैंने आपको समझाया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आया समझ में? हाँ, अब देखो पेरिस साइन हुआ 2015 में, ये लागू हो गया था 16 में ही। मतलब बेसिकली इसका प्रभाव तो 20 के बाद था, बट इसका पीरियड अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस है। पर देखा क्या गया, अगर हम इस मैप पे देखें, चाइना 28%, यूएस 15% जो इसका पार्टी नहीं है क्योटो का, चाइना नॉन एनेक्स कंट्री है 28%, और ये सारे जो देश हैं ये कितना कम कर रहे हैं। तो इसमें अब वही है कि फूफा जी पहले एक थे पर अब सबको दिक्कत हुई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये जो CBDR था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब पेरिस में हमको कुछ और करना पड़ेगा, होता है ना, इट्स नॉट वर्किंग, वी हैव टू चेंज दिस। तो इसकी जगह आया NDC, जो मैंने आज यूट्यूब पे आपसे पूछा था प्रश्न, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जैसे क्योटो में बताया था कि नहीं बताया था, 5%, 18% तुम्हें करना ही करना है, तुमको नहीं करना। अब इसमें ये सारी चीजें हटा दी, सारे देश बराबर से जिन्होंने साइन किया सब इसमें पार्ट लेंगे, और इंटेंडेड NDC, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, आप बताओ आपकी रजा क्या है, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, कोई प्रेशर नहीं है ना? आप बताओ आप आने वाले सालों में कितना एमिशन कम करोगे, या रिन्यूएबल के एनर्जी सेक्टर में आप क्या करोगे, आप बता दो। और इसलिए हर देश का NDC अलग अलग है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। यहाँ पे देखते हैं, ये इंडिया ने कुछ बोला, चाइना ने कुछ बोला, USA ने कुछ बोला, सबने अपना अपना टारगेट दे दिया, 2025, 2030, 2035, 50, ऐसे ऐसे, है ना? और हमारे लिए क्या जरूरी है? भारत का NDC जानना,
तो आज आपका होमवर्क है, मैं आगे नहीं पढ़ा रही हूँ तो बहुत खिचपिच हो जाएगी। घर जाकर देखकर आना भारत का एनडीसी क्या है। ये पुराना एनडीसी है जो पेरिस में लॉन्च किया था। इसके बाद अभी मोदी जी ने कॉप 26 में एक रिवाइज एनडीसी लॉन्च किया था जिसका नाम है पंचामृत। पंचामृत मतलब 5 एलिक्सर। जैसे हम पूजा में पंचामृत बनाते हैं ना, 5 घी, दही, दूध, शहद, वैसे ही पंचामृत है। तो इंडिया ने अपने टारगेट्स को रिन्यू कर दिया है। जैसे पहले बोला था हम 40% तक बिजली रिन्यूएबल से बनाएंगे, अब उसको हमने और रिन्यू कर दिया है, हमने इसको 50% कर दिया। तो ओवरऑल हमने अपना टारगेट्स इंप्रूव किए हैं पिछले एनडीसी से इस वाले एनडीसी, राइट। और पेरिस का मेन उद्देश्य क्या है? ओवरऑल टेम्परेचर हमको 2 डिग्री सेल्सियस तक रखना है, उससे बढ़ते नहीं देना है 2100 साल तक, राइट। और पेरिस एग्रीमेंट तब लागू में आएगा जब 55 देश जो कि रिस्पॉन्सिबल है 55% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने में, जब तक उसको साइन नहीं कर देंगे। ये क्वेश्चन भी आज मैंने यूट्यूब पे पूछा था, प्लीज अभी जाके यूट्यूब वाली क्लास देख लेना 12 बजे वाली, अगर लाइव नहीं देखी थी। पेरिस तब लागू होगा जब 55 देश जो कि रिस्पॉन्सिबल है 55% तक ग्रीन हाउस गैस को करने में, वो जब इसको रेटिफाई करेंगे। ठीक है, आया समझ में? अभी आया पूरा। ये पेरिस है, इसमें टेम्परेचर की बात करी गई है, फाइनेंस की बात करी गई। जैसे अभी एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल स्टॉक टेक। स्टॉक टेक ये अभी बहुत न्यूज में है क्योंकि 2023 में ग्लोबल स्टॉक टेक किया गया है पहली बार। मतलब इसमें बोला गया था कि 5 साल बाद हम इस फंडिंग को देखेंगे। और ग्लोबल स्टॉक टेक मतलब ओवरऑल देशों ने क्या क्या किया है ना, एक तरीके से चेक, किसने क्या एनडीसी था, किसने कितना अचीव किया है, किसने कितना फंड दिया है। तो 2023 में पहला ग्लोबल स्टॉक टेक भी किया गया है। ये आपसे टर्म्स भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अभी आखिरी कॉप हुआ है कॉप 28, है ना। अब अगला ये आपका लास्ट कॉप जो हुआ है वो इजिप्ट में हुआ है। अब इस साल अभी नवंबर में दिसंबर में कॉप होगा, ये होगा दुबई में, कॉप 29। ठीक है, तो एटलीस्ट करंट अफेयर के लिए आपको ये सारे कॉप याद रखने हैं। 28 जो हो चुका है, 27, राइट, एंड द रिसेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इन माय बुक आई हैव मेंशन द रिसेंट कॉप और उसके जो रिजल्ट्स थे, है ना। अब हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, एनडीसी इंडिया का क्या है और व्हाट एग्जैक्टली वर द आउटकम्स ऑफ द रिसेंट कॉप। ठीक है, क्लियर हुआ? मेरी यूट्यूब क्लास होती है मंडे, वेंसडे और ऑल्टरनेट फ्राइडे 12 बजे। आज मंडे था तो आज मैंने 12 बजे क्लास ली थी। मैं इसका वीडियो बना दूंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट का यूट्यूब पे डाल दूंगी। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या है सारी कहानी? क्योटो क्या है, देखो मैंने अपने बहुत बेस्ट तरीके से मैंने एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करी ताकि आप हमेशा इसको याद रखो, है ना। चाहे वो मम्मी बेटे वाला हो, चाहे वो शादी वाला हो, चीजें सिंपल हो जाती हैं। अब एक बार आप थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करोगे, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो फिर से मुझसे पूछ लेना। थैंक यू हिमांशी। हिंदी मीडियम, हाँ थोड़ा हिंदी इंग्लिश, देखिए जो ये टर्म्स हैं ये तो आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, है ना, नाम वगैरह। फाइन, हाँ मैं सबका इम्पोर्टेंट बता दूंगी, सबका इम्पोर्टेंट बता दूंगी। नवरात्रि में नहीं कोई क्लासेस बननी होंगी, सब नॉर्मल चलेंगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे अगली क्लास में पूछ लेना या मुझे डाउट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल आंसर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय गाइस।